आपका फिर से स्वागत है हमारी इस प्यारी सी चैनल विद्याशाला मैथ्स और साइंस, जो कि हमने पिछले हफ्ते में 3 वीडियोस बना के हमने बीच में 3-4 दिन वीडियोस नहीं डाली थी। उसके लिए सॉरी, क्योंकि उसमें भी हम बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था और आपके लिए कंसेप्ट को अच्छे से बना रहा था। तो आज हम क्या कंसेप्ट लेके आए हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th में आपका चैप्टर नंबर होगा 9th। अगर किन्हीं लोगों ने नई बुक परचेस की है, उनमें चैप्टर नंबर 9 होगा, और जिनके पास ओल्ड बुक होगी उनके पास चैप्टर नंबर 10 होगा, क्योंकि बीच में चैप्टर नंबर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन आया है, इसलिए वो अभी भी कंफर्म नहीं है कि है इस वाले सिलेबस में या नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नाम नहीं लिखा। कोई बात नहीं, वैसे अंदर का कंटेंट तो सेम ही है भैया, क्या फ़र्क पड़ता है, डायरेक्ट सिर्फ पढ़ना चालू कर दो बस। तो आज की इस क्लास में क्या करेंगे भाई, आज की इस क्लास में हम इंट्रो करेंगे कि लाइट होती क्या है यार, बेसिकली ये लाइट होती क्या है, लाइट है क्या बोलेंगे। फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर में उसके ऊपर पहले तो हम डुअल नेचर देखेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसा एक्सप्लेन करूँगा डुअल नेचर को। फिर हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वो भी हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। शायद स्फेरिकल मिरर इस क्लास में ना हो पाए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज इस क्लास में रहने देते हैं, अगली क्लास में इसको करेंगे। ये होगा आज का पार्ट 1। फिर अगली क्लास में रे डायग्राम भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो इंट्रो में क्या है, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको डुअल नेचर, जो कि मैंने अभी बात की डुअल नेचर, वो समझाना पड़ेगा। तो भाई सदियों पुरानी बात है, मतलब न्यूटन भाई साहब के ज़माने की, तब उन्होंने ग्रेविटी तो फाइंड कर लिखी थी, जो कि हमें चैप्टर 9 में पढ़ गया। फिर उन्होंने लाइट पे रिसर्च करी, भाई ये सारी हमें चीज़ें दिखती कैसे है, उसके ऊपर लाइट के फोकस की। फिर उन्होंने जब थियरी बनाई अपनी लाइट के ऊपर, तब उन्होंने लाइट को एज अ रे, RAY, रे का मतलब आपको पता है, एक पॉइंट से चालू होता है फिर अनंत पॉइंट तक खींचा जाता है, उसको बोलते हैं रे नेचर। लाइट को एज अ रे कंसिडर कर लिया, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगे कुछ मतलब सालों बाद हाइगेन्स नाम के भाई साहब आए। तो हाइगेन भाई साहब ने क्या बोला, भाई न्यूटन गलत था भाई, लाइट रे है ही नहीं, जो न्यूटन ने बोला था लाइट है ही नहीं, रे कुछ कहते, ये भाई न्यूटन कुछ चोल जाल करके चला गया। तो भाई तो लोग पूछे उसको लाइट है क्या, तो लाइट बोला वो तो वेव है, वेव। तो फिर लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे आया फिर से रे नेचर आ गया। क्यों? क्योंकि ये आइंस्टाइन और दूसरे एक साइंटिस्ट का नाम तो अभी मुझे नहीं मालूम, आइंस्टाइन ने फिर स्टडी किया था, तो बोले भाई न्यूटन सही था, वो लाइट रे ही है। लेकिन हाइगेन्स की भी थियरी गलत नहीं थी, इसलिए लाइट को एज अ वेव एंड एज अ रे दोनों कंसिडर किया जाता है। अब रे नेचर ऑब्वियसली मीन्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। रे नेचर का दूसरा हम कह देते पार्टिकल नेचर। पार्टिकल, भाई लाइट के अंदर कौन से पार्टिकल, जो लाइट आती है, सपोज कि एक सेकेंड ये मैं निकाल देता हूँ,
इसको निकल भाई। तो भाई बेसिकली देखो, हम एक टॉर्च मारते हैं, ये ऐसे टॉर्च, तो उसमें से लाइट गई ऐसे रे फॉर्म में, अभी रे फॉर्म में गई, तो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स मतलब आपने जब 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें से पार्टिकल्स कैसे साउंड को धक्का मारते हैं, फिर दूसरा पार्टिकल मूव करता है, फिर तीसरा, ऐसे ही लाइट के पार्टिकल्स भी ऐसे मूव कर देते हैं जी। उन पार्टिकल्स को कहते हैं क्या है? फोटॉन्स। प्रोटॉन नहीं भैया, प्रोटॉन नहीं, फोटोन, फोटो खींचनी है हमको, फोटोन, फोटॉन्स कहते हैं। इसका लैटिन नेम जब न्यूटन ने रिसर्च की थी तब उसका नाम कर रखा था कॉरस्पल्स, कॉरस्पल्स, लेकिन बाद में इसको फोटोन कंसिडर किया गया। तो लाइट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लाइट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक रे नेचर है और एक वेव नेचर। अभी स्टैंडर्ड 10th में जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको बोलते हैं रे नेचर, और जब आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको वेव नेचर भी पढ़ाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिस वेव नेचर की स्टडी को बोलते हैं, लाइट की वेव नेचर की स्टडी को हम बोल देते हैं वेव ऑप्टिक्स, और रे नेचर की बोल देते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट हो गया। तो अब चलते हैं इंट्रो पे। इंट्रो क्या कहता है हमारा? लाइट, भाई लाइट है क्या? लाइट क्या है भाई? लाइट 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 हो रही है, दिमाग में लाइट नहीं हो रही। सब जगह लाइट है लेकिन दिमाग में लाइट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम है ना। तो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रेडिएशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई भी एक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आती है उसमें से कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो क्या करता है? वो क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन, विजन, सेंसेशन ऑफ विजन। किसका सेंसेशन? विजन का, मतलब देखने का। उसको हम बोलते हैं लाइट। अगर इसको और अदर वर्ड्स में डिफाइन करूँ, यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं कह देता हूँ। सो द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके अंदर क्या होगा? एटम्स, एटम्स के अंदर क्योंकि रेडिएशन, रेडिएशन अंदर 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 खोते जगह एनर्जी तो निकलेगी ही भाई साहब, एनर्जी तो निकलेगी ही, एनर्जी बिना कुछ काम नहीं होता है। तो ऐसा भी बोलते हैं द लाइट इज एन एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लेकिन ये वाले डेफिनेशन लिखना, क्योंकि ज़्यादातर करेक्ट ये वाले होते हैं, वो भी लिखना तो कोई गलती तो नहीं है। देखो अब दूसरी बात, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट प्रोपागेशन। ठीक है, ये सच्ची बात है। लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, किसके लिए? फॉर इट्स प्रोपागेशन। इसका मतलब क्या हुआ तो भी देख लेते हैं। देखो साउंड को आपने पढ़ा था जब, तो साउंड को एक मीडियम चाहिए, साउंड को एक एयर मीडियम चाहे, वाटर मीडियम चाहे, कोई भी एक मीडियम चाहे, एक मतलब सहारा चाहिए उसको प्रोपागेट करने का। लेकिन लाइट भाई किसी पे डिपेंड नहीं है। लाइट कहते भाई तू है तो मैं नहीं हूँ, तू आएगा तो भी मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी, अगर तू नहीं होगा तो भी मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। ऐसे एग्जांपल्स में समझते हैं। लाइट मतलब लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। साउंड जैसे वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता था, वैसे ही लाइट भी साउंड में ट्रैवल, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। साउंड नहीं कर सकता था वैक्यूम में ट्रैवल, तो लाइट करेगी। लाइट बोले मेरे को भाई कोई फर्क नहीं पड़ता वैक्यूम हो या कुछ भी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो हमारा सूरज है, सूरज दादा, और ये हमारी प्यारी सी अर्थ। अब सूरज एक सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन एक सेल्फ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस आपको पता होना चाहिए। ल्यूमिनस का मतलब, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जो खुद से
लाइट एमिट नहीं करते। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स में आते हैं सन, कैंडल, मैचिस, और नॉन ल्यूमिनस में आते हैं मतलब हमारी पेन, बुक वैसा वगैरह वगैरह। तो सूरज दादा क्या करते हैं, उनकी लाइट हमारी अर्थ की ओर फेंक देते हैं, उनकी लाइट हमारी ओर फेंक देते हैं अर्थ की ओर। तो बीच में तो आउटर स्पेस है ना, उसके बीच में तो कोई हवा है नहीं भाई, हवा है नहीं। सन के बीच में, सन के एटमॉस्फेयर बीच, एटमॉस्फेयर तक कोई बात नहीं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर होगी, लेकिन वहाँ तक बीच में तो कुछ नहीं है ना, तो वो लाइट ऐसे ट्रैवल कर जाएगी। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लाइट है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगता है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ये वैसे सिलेबस में नहीं लेते, मैं तो ऐसे बोल दिया क्योंकि दिमाग में था। ओके, तो हमने वो देख लिया। लाइट, भाई लाइट बहुत तेज़ है। लाइट की स्पीड क्या है हमने वो तो देख लिया। लाइट बहुत तेज़ है भाई, लाइट इतनी तेज़ है तो बिलीव भी नहीं कर सकते कितनी है भाई। तो लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर सेकेंड इनवर्स इन वैक्यूम। ये इसको नज़रअंदाज मत करना, इन वैक्यूम। और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर यानी कि 3 0 और लगा दो तो हो जाएगा 3 × 10⁸ भाई इतनी लाइट की स्पीड है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है, सच्ची बता रहा हूँ। कोई आज तक अर्थ की कोई भी टेक्नोलॉजी लाइट की स्पीड को पार नहीं कर पाई, क्योंकि अगर आप आइंस्टाइन भैया की रिलेटिविटी थियरी पढ़ोगे, वैसे वो बहुत डीप है, लेकिन उसमें से एक बात है कि जो भी ऑब्जेक्ट के पास मास यानी कि खुद का मास नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता, तो वो बहुत लाइट की एक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। लाइट के पास अपना खुद का कोई भी मास है नहीं। अगर आपको कैलकुलेट करना है लाइट का मास, तो एक काम करना है, एक लेज़र लाइट लेके एक वजन कांटे पे मारना, कुछ नहीं आएगा, नैनोमीटर में भी नहीं आएगा, सॉरी एटॉमिक मास में भी नहीं आएगा भाई। लाइट का कुछ अपना मास नहीं है। तो वो 3 मिलियन मतलब 3 × 10⁸ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल कर देती है भाई स्पेस में। लेकिन भाई अगर आप लाइट की स्पीड है, अभी तो मैं लाइट की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर यूनिवर्स में बहुत ऐसे 2-3 ऑब्जेक्ट फाइंड हुए हैं कि जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल जब अपनी ओर खींचता है तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा खींचता है। यूनिवर्स भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। और हाँ, ये यूनिवर्स की बात है तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यूनिवर्स अगर हमारा इतना बड़ा है ना, एक्सपेंड तो करते ही जा रहा है, लेकिन जब तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात आती है तो लाइट को अगर एक सिरे से इस सिरे तक पहुंचना है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल है, तो उसको 98 बिलियन साल लग जाएंगे एक सिरे से लाइट को। भाई सबसे यूनिवर्स की सबसे तेज़ चीज़ को भी यहाँ तक 98 बिलियन साल लग जाएंगे। अगर हम अपने स्पेसशिप्स के गए तो भाई सड़ जाएगी स्पेसशिप, हम अंदर मर जाएंगे लेकिन हम पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब देखते हैं रे ऑफ लाइट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 3 × 10⁻⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स वैक्यूम में है। देखो एक और बात, वैक्यूम में जब लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। क्यों सर जी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जब एयर होती है, एयर की भी एक अपनी स्पीड होती है, तो लाइट को भाई उस भी स्पीड से भी फॉलो करना पड़ता है। तो जब कोई भी मीडियम एयर ऐसे मुड़ जाएगी तो लाइट भी ऐसे मुड़ जाएगी, तो एटमॉस्फेयर में आके लाइट डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो फुम 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 निकलती है भाई, बहुत तेज़ी से निकलती है, अत्यंत तेज़ी से।
तो वैक्यूम में मीडियम से ज़्यादा होगी। अब देखते रे ऑफ लाइट क्या है भाई। रे ऑफ लाइट जो रे बोलते हैं ना, रे नेचर, तो भाई रे नेचर आखिरकार है क्या? तो रे नेचर कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ joining one point to the another point along the direction of propagation is called ray of light। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि देखो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली ये स्ट्रेट लाइन पाथ किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन, मतलब ऐसे मूव करेगी तो ऐसे, अगर ऐसे मूव करेगी तो ऐसे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो उसको बोल देंगे हम रे ऑफ लाइट। एकदम उस डायरेक्शन में ही ज्वाइंट करेगी दो पॉइंट्स को। ओके, समझ में आ गया? तो उसके बाद रे ऑफ लाइट तो चलो पता चल गया, अलोंग द डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ जॉइनिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो उसके बाद आता है बीम। क्या है रे बीम? भाई क्या है रे बीम? क्या है बीम? तो भाई बीम कुछ नहीं है, बहुत सारी जब रे इकट्ठी होती है, तब एक बीम बना देती है। मतलब यहाँ पे देखो, सेवरल लाइट रेज कंस्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट। मतलब ये एक रे आई, दूसरी रे आई, तीसरी रे आई, चौथी रे आई, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इतनी ज़्यादा रे आती है तो इतनी बड़ी हो जाती हैं, तो उसको बोल देते हैं बीम। जब आप टॉर्च ऑन कर दोगे तो उसको टॉर्च की, अगर आपने सुना होगा टॉर्च ऑन कर दो, आप बोलते हो कि टॉर्च की बीम ज़्यादा कर, बीम कम कर, ऐसा बोलते हो ना, वही है बीम ऑफ लाइट। और जब बीम ऑफ लाइट में अगर ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, बीम ऑफ लाइट में ब्राइटनेस अगर ज़्यादा होगी तो उसके पार्टिकल्स भी क्या होंगे? ज़्यादा। उसके अंदर पार्टिकल्स मतलब फोटॉन्स ज़्यादा मूव करेंगे। अगर ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स भी कैसे हो जाएंगे? कम। इसका एक एक्सपेरिमेंट करना तो कर लेना, अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ाना, तब ब्राइटनेस जब बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा निकलेंगे और पार्टिकल्स फोटॉन्स होगी, और ब्राइटनेस कम कर दोगे पार्टिकल्स डाउन होगी। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा ब्राइटनेस में फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, आंखों पे असर करता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा निकल रहे होते हैं। ओके, वो हमारी रेटिना को डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके, बीम ऑफ लाइट समझ में गया। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लाइट की वजह से नहीं दिखता, लाइट की वजह से कुछ नहीं दिखता भाई। लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब दिखता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लाइट जो भाई रिफ्लेक्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पक्का होना चाहिए। उसको कहते हैं द फिनोमेना ऑफ द रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट रे फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड ऑफ रे। भाई क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ में आ देता हूँ। ऐसा सलमान भाई का डायलॉग था, दिल में आता हूँ समझ में नहीं, लेकिन मैं समझा दूंगा क्योंकि हम हैं विद्याशाला। कोई बात नहीं। अब इस अगर एक सरफेस है, लाइन पड़ी है ना हमारे पास लाइन तो पड़ी है। अगर कोई एक सरफेस है, अब लाइट जब उस पे पड़ेगी, लाइट ये उस पे गिर रही है, ये लाइट उस पे गिर रही है। अब गिरती हुई लाइट को क्या बोलेंगे? गिरती हुई लाइट को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब
रिफ्लेक्ट, यहाँ पे क्या दिखा है, रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट रे फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैक हो जाना, फिर से वो पीछे चली गई, या ऐसे भी 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 चली गई, या फिर से भी उसी डायरेक्शन में ही चली गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जब रिफ्लेक्टेड रे हम रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में आती है तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखता है भाई, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन कर देते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, कितने फैक्टर्स हैं जो कि हम उसके एबल हैं कि हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं, आंसर बोलो। ओके, ये सोचना, मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट होती है हमारी आई, भाई आई, लाइट भी चलो आ जाएगी और रिफ्लेक्शन भी हो जाए, लेकिन भाई आई तो होनी चाहिए ना, कुछ देखने चले आई तो आई सबसे पहले प्रायोरिटी। दूसरी ऑब्जेक्ट, तीसरी होगी हमारी लाइट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी कैसा, रिफ्लेक्ट करने वाला, रिफ्लेक्ट्स लाइट। ऑब्जेक्ट तो सब भी है, ऑब्जेक्ट तो हमारे सेल्स भी है, लेकिन उस पर लाइट मतलब गिरती भी होगी तो रिफ्लेक्ट करके हमें नहीं दिखती ना, तो दिखते है भाई, नहीं तो दिख जाते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट होता है उसको हम बोल देते हैं, वो भी एक प्रायोरिटी होती है। और खुद लाइट भी चाहिए, लाइट अगर इंसिडेंट नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो इंसिडेंट का जितना मोल है उतना भी महत्व रिफ्लेक्टेड का भी है। हाँ, इससे मत समझो रिफ्लेक्ट से ज़्यादा होगा इंसिडेंट का महत्व कम, पार्शलिटी मत करो। ये ला भाई, लाइट बहुत गुस्से वाली है कि पार्शलिटी नहीं करने देगी आपको। अगर इसमें से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इसमें से आई होगी, इसमें से हमारे पास अगर आई होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो भी हम उसको नहीं देख सकेंगे। क्यों हम देख नहीं सकेंगे? क्योंकि लाइट नहीं है। अगर लाइट भी होगी, आँख भी होगी, चलो लाइट आ गई, आँख भी है, तो भी हम कोई चीज़ नहीं देख सकेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होगा, लाइट होगी, तो भी हम नहीं देख सकेंगे क्योंकि हमारे पास आँख नहीं है। ओके, तो भाई इंट्रो में इतना ज़्यादा टाइम निकल गया। अभी तो भाई बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं। अभी तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दो कि मैंने वही समझा दिया, डुअल नेचर ऑफ में से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कि फोटो, चलो ये भी कंप्लीट है। तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर, ये दो टॉपिक्स है। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें आते हैं भाई कुछ लॉस, ये लॉ वो लॉ, भाई कितने लॉ, कानून लॉ, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ, कितने भी लॉ, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइट के लॉ, लाइट के लॉस। भाई उसमें से मुश्किल से 2 लॉ हैं आपके लिए, भाई मुश्किल से, वो भी आप कि कहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ गए हो, वो भी 8th स्टैंडर्ड के पढ़ के आ गए हो, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहला लॉ क्या कहता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो भी ये इंसिडेंट रे IR, वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे आई आता है, एक सेकेंड,
वो किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये एरोज करना मत भूलना, ये एरोज करना मत भूलना, मार्क कट जाएगा। अब एंगल कैसे निकाले भैया? एंगल निकालने कुछ बीच में होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे हुए तो ये डॉटेड लाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल एकदम नॉर्मल रहो भैया, चिल्ड, नॉर्मल चिल्ड। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यार। यहाँ पे इसको मैं ऐसे साइड में लिख रहा हूँ, नॉर्मल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो हमें उन दोनों के बीच में नॉर्मल पास करनी होगी। अब नॉर्मल पास कर दी, कोई बात नहीं, नॉर्मल हमने पास कर दी, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इसमें भी एक बात बताओ कि ये जो ऐसा नॉर्मल के साथ ऐसा सरफेस है, यहाँ पे मैं ये सरफेस है, वो क्या आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना। तो इससे एक और बात भी समझ लो, इससे एक और बात भी समझ लो, अगर ये 40 डिग्री का होगा, सम्स ऐसे कैलकुलेशन वाले सम्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, 40 का होगा तो ये भी 40 का होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये पूछा होगा तो क्या करोगे? पड़ गए ना दुविधा में, पड़ गए ना दुविधा में, कोई बात नहीं, हम है ना। तो अगर ये वाले एंगल फाइंड करना होगा तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ क्या बोला 90, अगर इसमें से ये 40 का है तो 90 माइनस डायरेक्ट 40 कर दो, 90 माइनस डायरेक्ट 40, तो आ जाता है हमारे पास आंसर 50। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होगा ये 20 का है, अगर ये 20 का है तो यहाँ पे 90 माइनस 20 डायरेक्ट आ जाता है 70। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। ऐसे को बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते, भाई ये एंगल कैसे निकाले, ये पार्ट कैसे निकाले। भाई ये अगर सीख गए ना, इसको अगर ऐसा आए तो इसको पहले 90 डिग्री मान लेना, फिर उसमें से जो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू होगी, यहाँ पे अगर ये गिवन होगी तो ये भी ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है, लॉ है, हमारा कानून है। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 90 माइनस जो भी गिवन वैल्यू होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारे लड़के डायरेक्ट सम सॉल्व कर देते हैं भाई। तो ये हमारी बात हो गई फर्स्ट लॉ, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल। दूसरे लॉ पे चलते, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन। इसमें से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये याद कर लो, एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल, एक रिफ्लेक्टेड रे, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो इंसिडेंस और नॉर्मल जहाँ पे मीट होते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे बाहर लिख दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे भाई घुसड़ मच रही है तीनों की, उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाले लो सिर्फ एक ये अगर डेफिनेशन, ये मतलब क्या होगी, स्टेटमेंट याद करना है तो कर लो, लेकिन सीधा अगर कॉन्सेप्ट को बिठाना है तो जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन लाइन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे। ऐसा नहीं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ है तो दूसरे प्लेन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ है तो दूसरे प्लेन पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, एक ही प्लेन पे सब कुछ आ जाएगा।
अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? ये बहुत हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता किसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पता चल गया। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहता है किसे है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट है द एंगल मेड विद द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के भेद से ये दोनों जब मिलते हैं, इन दोनों के सहायता से बनते हैं, तो ये वाला एंगल बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है, जहाँ इंसिडेंट रे की जगह रिफ्लेक्टेड रे यूज़ करो। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे ऐसी जाएगी और नॉर्मल तो हमारी बीच में ही होगी। अब उन दोनों के बीच में वो चल जाए वो एंगल ऑफ क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ओके, ये तो भाई आसान सा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये लो उतने भी मतलब। अब आती है बारी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं? रिफ्लेक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा रेगुलर, एकदम सीधा, अच्छा बच्चा है वो, ये अच्छा बच्चा है। और दूसरा आता है इर्रेगुलर, ये वो बैक बेंचर्स है, लेकिन इनकी भी पॉपुलैरिटी अलग है, उनका भी मज़ा करने दो। ये अच्छा बच्चा एकदम सीधा साधा बच्चा है और ये एकदम मस्त एनर्जेटिक और शैतानी बच्चा है, इर्रेगुलर, और ये है रेगुलर। तो रेगुलर और इर्रेगुलर 2 टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। वो क्या होते हैं? दूसरी स्लाइड में चलो। ओके, यहाँ पे दी गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है बच्चों आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखो पैरेलल यानी कि ये वाली इंसिडेंट रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सेम प्लेन, इंसिडेंट ऑन प्लेन भी हो सकता है, मतलब प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस एकदम स्मूथ ही है और शाइनी सरफेस एकदम शाइन करने वाला है, उस पे अगर पैरेलल बीम पड़ेगी, उस पे अगर पैरेलल बीम पड़ेगी तो जब किस पे प्लेन स्मूथ और शाइनी सरफेस प्लेन स्मूथ और शाइनी सरफेस पे जब बीम पड़ेगी तो वो बीम रिमेन्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वो बीम पैरेलल रहेगी, इसके पैरेलल ही रहेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद वो मुड़ेगी नहीं, सीधी नहीं चले जाएगी, टेढ़ी नहीं चलेगी, वो उसके पैरेलल ही होगी। उसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब एक बीम ऐसे आई, अगर ये सरफेस स्मूथ है, शाइनी है या प्लेन है, तो वो अच्छे से भाई अच्छे बच्चे की तरह ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इसके लिए सरफेस पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, सरफेस बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, उसे बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आता है हमारे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये वर्ड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको आगे भी पढ़ सकते हो यार, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लिखो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इर्रेगुलर ही याद रखो, इर्रेगुलर। तो जब when a parallel beam of light is incident on, अब यहाँ पे सरफेस चेंज हो गया, इर्रेगुलर, रफ और अनइवन, ये मतलब इर्रेगुलर है ये मतलब, और ये वाला सरफेस बहुत ही इस पे ऊपर मतलब पत्थर पुछड़े हुए, और अनइवन मतलब को एक से पहले ऐसा सरफेस था, फिर ऐसा सरफेस होगा। तो लाइट की जो पैरेलल बीम है, जो पहले हमने इंसिडेंट करवाई थी पैरेलल बीम, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसके समान नहीं रहेगी, पैरेलल नहीं रहेगी, वो टेढ़ी चली जाएगी, मुड़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, फिर से नीचे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन ऐड करता हूँ, बट
यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, आप भी ऐड कर लेना। बट क्रिएट्स वाइड एंगल, बट क्रिएट्स वाइड एंगल। अगर ऐसे ही तो ऐसी भी चली गई तो ये एंगल कैसा नॉर्मल से हो गया वाइड। अगर ऐसी आई तो ऐसी चली गई तो ये भी एंगल, ये तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिफ्लेक्टेड एंगल होगी, कोई भी एंगल, यहाँ पे सिर्फ एंगल लिखा है लेकिन कोई भी एंगल हो सकता है। ये एंगल वर्स के वाइड हो गया, ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, उसके पैरेलल नहीं होगी। मतलब अच्छे बच्चे की तरह नहीं, मतलब भाई वो अच्छी तरह से बोल रहे तो हम बिगड़े हुए, अब वो रिफ्लेक्ट कहीं और दिशा में जाएगी, जा मैं नहीं करती तेरे साथ, मेरे को अलग ही पसंद बची तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, ओके। तो ये होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन के हैं दो टाइप्स। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इमेज फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले छोटा सा टॉपिक आपको समझना होगा, अगर आपके सिलेबस में भी है, ज़रूरी भी है, सिलेबस में है और ज़रूरी भी है, वो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस कोई क्या है, इफ़ एन इमेज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज देन द इमेज इज़ रियल। बस अगर ये प्लेन सरफेस है, अगर इस पे मैं ऐसा कर दूँ तो ये और यहाँ पे मैं एक और कैसे बनाता हूँ, एक और यहाँ पे लेता हूँ और ये ऐसे निकलती है, देखो ये सरफेस पे जब ये मैं लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ तो इसके रिफ्लेक्शन हो जाती है ऐसे, और जब मैं इस वाले इंसिडेंट को करवाता हूँ तो ये इसके निकलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको बोलते हैं, वहाँ पे इमेज होती है रियल इमेज, ओके। जो असल दुनिया में बन रही है, असली दुनिया में बन रही है, नकली का दिखावा नहीं कर रही, नकली का दिखावा नहीं कर रही है, रियल इमेज बना रही है। और जब इमेज बनानी हो आपको तो ऑब्वियसली टू रेस आपको कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी। यहाँ जैसा मैंने यहाँ लिया एक इंटरेक्शन, तो ये ऐसे हो गई यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे एक और इंसिडेंट रे चूज़ करनी पड़ी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एक और ये दो रेस हो गई, ओके। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असली दुनिया में मिल रहा है वो भी किसका, रिफ्लेक्टेड रेस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रेस का असली दुनिया में, मिरर के सामने, नज़र के सामने, नज़र के पास, कोई सॉन्ग था मेरे को आता नहीं, वो अगर रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करेंगे असली दुनिया में तो उससे बोलेंगे रियल इमेज। और रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड फ्री में मिलता है, रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड फ्री में, मतलब इन्वर्टेड क्या है, देखो एक मिरर में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई भाई चिंटू खड़ा है, यहाँ पे हमारा कोई चिंटू खड़ा है, तो ये राइट हैंड उठाएगा तो यहाँ पे जो चिंटू मिरर के पीछे बड़ा वो कैसा, उसका लेफ्ट हैंड उठाएगा भाई, उठाएगा ना, क्यों नहीं उठाएगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टा उल्टा दिखता है। अगर इस चिंटू को मैं ऐसे भी दिख सकता है, ये चिंटू हमको ऐसे भी दिखता है, ये चिंटू में ऐसे दिखेगा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा। असली के साथ हमेशा उल्टा काम होता है, असली के साथ हमेशा उल्टा काम होता है। वर्चुअल जो कि दिखावे की दुनिया, वर्चुअल जो कि दिखाने की दुनिया है, उसमें से इरेक्ट मतलब सीधा, वो सीधा काम होगा। अब वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन देखते हैं, इफ़ एन इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर देन द इमेज इज़ वर्चुअल। देखो पहले आपको इमेज कैसे बनती है वो तब समझ गए, रिफ्लेक्टेड रेस जब इंटरसेक्ट करेंगी तब इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या लग रहा था, तो इमेज मिरर के सामने बन रही थी ना, ये यहाँ पे मिरर के सामने बन रही थी ना। अब इसका कॉन्सेप्ट ठीक उल्टा,
जो ये रेज आई, देखो एक काम करता हूँ, देखो ये रे आई, अब ये ऐसे चली गई। अगर मैं इसको भी ऐसे डालता हूँ तो ये भी ऐसे चली गई। ये इंसिडेंट्स, ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट्स रिफ्लेक्टेड, तो ये दोनों मीट कर रही है क्या? ये तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, तो ये मीट नहीं कर रही। ठीक है, कोई बात नहीं, मिरर के पीछे तो मिलवा सकते हैं ना, हमें सिर्फ मिलवाने से मतलब है, चाहे वो मिरर के पीछे हो या आगे हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे उन दोनों के हाथ से अगर ज़बरदस्ती खींचना है, ये दिखावे की दुनिया, मिरर के पीछे दिखावे की दुनिया, जो भाई आप देखते हो मिरर के पीछे दिखावे की दुनिया भैया, तो वहाँ पे क्या होगी? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज, मिरर के सामने रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज के एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो आप जो पिक्चर देखते हो ना, मूवी, तानाजी वॉर हो गई, KGF हो गई, RRR हो गई, अभी कौन सी नहीं निकली थी, भोला हो गई, कोई भी पिक्चर ले लो, दृश्यम हो गई, कोई भी पिक्चर ले लो, वो पठान हो गई, तो वो वर्चुअल इमेज जो मिरर के पीछे ज़बरदस्ती रिफ्लेक्टेड रेस को मिलाया जाता है उससे ही बनती है। ओके, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कंडक्ट कर लिया। तो आज के लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इसके बाद आपका सरदर्द खत्म। चलो, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनती कैसे? इमेज फॉर्मेशन सीखना है हमको डायग्राम के, रे डायग्राम के साथ, वेव डायग्राम नहीं, रे डायग्राम। अब देखो, ये अगर हमारा कोई भी, सॉरी, ये प्लेन मिरर है। कैसा मिरर? स्फेरिकल भी नहीं, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा प्लेन मिरर है। सपोज यहाँ पे कोई भोलू खड़ा हो, भोलू, यहाँ पे अगर कोई भोलू खड़ा हो, यहाँ पे अगर कोई भोलू खड़ा हो, तो ये तो आपने अभी सीखा कि रिफ्लेक्टेड रेज सब में से आगे, सबले ऑब्जेक्ट एक रेज इमिट करता है, चाहे वो रे रिफ्लेक्टेड हो, तो भोलू भी अपनी रेज, लाइट उस पर पड़ रही होगी तो वो अपनी रेज तो निकालेगा ना, रिफ्लेक्टेड रेज तो निकालेगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज तो इमिट करता है। नहीं तो भाई मिरर में आप देखोगे कैसे? अगर आप रिफ्लेक्टेड रे इमिट नहीं करोगे तो आपको मिरर में कुछ नहीं दिखेगा, आप खुद नहीं देखोगे। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का सारे के सारे ऑब्जेक्ट, एक को वो नॉन ल्यूमिनस हो या ल्यूमिनस हो, अपनी अपनी एक रिफ्लेक्टेड रे तो एमिट करते हैं। अब भोलू ऐसे सीधे मस्त होके खड़ा ऐसा देखता है, एकदम सीधे आईने में। ओके, ये हो गई उसकी, अगर उस रिफ्लेक्टेड है लेकिन मिरर के लिए तो इंसिडेंट है, तो ओके इंसिडेंट, कोई बात नहीं। मिरर के लिए तो इंसिडेंट है, भले इस लाइट के लिए रिफ्लेक्टेड है, लेकिन भोलू जब सामने का मिरर के लिए तो इंसिडेंट हो गई ना। तो जब अब मैंने क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे एकदम सीधी बन रही है। नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब बुझाओ ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो क्या ऐसे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नॉर्मल के अलोंग है। नॉर्मल, ये तो सरफेस और रे के बीच में एंगल बना 90 डिग्री, लेकिन लाइट इंसिडेंट रे का एंगल जो बनेगा वो नॉर्मल के अलोंग है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी इसी रास्ते से होती हुई फिर से पीछे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, पिछू। ओके, अब भोलू गया यार, इसमें तो सीधा दिख रहा है, एक काम करो थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखो थोड़ा टेढ़ा ही रे इमिट करता हो, तो उसकी एक रे अगर ऐसे निकली
उसकी एक रे अगर ऐसे निकली इंसिडेंट रे, तो वो ऐसे हो जाएगी कि नहीं? यहाँ पे नॉर्मल अब बनाओ, अब यहाँ पे नॉर्मल बनाओ। बच्चा पूछेगा यार यहाँ पे नॉर्मल क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इसलिए नॉर्मल नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल एक बना दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, ठीक है। तो अब इमेज कैसे बनेगी? इमेज के लिए तो भाई हमें चाहिए इमेज फॉर्मेशन। ये किसका है? प्लेन मिरर का। मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन है। तो भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्टेड रेस को मीट कराना है। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये देखो, ये वाली आपने जो हमने पहले दी थी ना, वो 0 डिग्री पे ही ऐसे मूव कर देती है, 0 डिग्री पे भी ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाती है। उसको वो कहाँ मीट रही है? ये तो ऐसे सीधी जा रही है अपनी, ऐसे मस्त जा रही है। कैसे होगी ना? रियल दुनिया में मीट नहीं कर रहे। अब जब हमारे पास रियल दुनिया का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन खुल जाता है। भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक खुल जाता है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास रियल इमेज नहीं होगी तो क्या होगा? दूसरा ऑप्शन वर्चुअल इमेज। मिरर के पीछे बिहाइंड कर दो, मिरर के पीछे मिलवा दो। तो यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे चले, यहाँ पे डॉटेड लाइन करना, क्योंकि ये तो हमने अपने हाथ से मिलवाई ना, वैसे तो नहीं थी, ये हमने अपने आप से मिलवाई। इसको अगर डॉटेड लाइन कर दो, इसको भी ऐसे ऊपर खींच दो, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में जाए, तो उसको भी ऐसे ऊपर खींच दो। तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वर्चुअल इमेज आप समझ जाना। अब वो क्या होता है, रियल इमेज के साथ क्या होता है? हमेशा इन्वर्टेड। यहाँ पे रियल इमेज तो बन नहीं रही है, तो क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज के साथ भोलू कैसा दिखेगा? सीधा खड़ा हुआ दिखेगा भैया, सीधा खड़ा हुआ दिखेगा, एकदम मस्त चिल्ड खड़ा हुआ दिखेगा, चिल्ड एकदम सीधा खड़ा हुआ दिखेगा। तो लेकिन लेटरली इन्वर्टेड क्या है? लेटरल इन्वर्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाद में रखता हूँ। ये चिंटू मत सीधा का, अगर यहाँ पे यहीं पे ही के रिफ्लेक्टेड मीट होती है तो भोलू हमें ऐसा उल्टा खड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन हमें यहाँ पे भोलू मस्त खड़ा हुआ दिख रहा है। तो यही है सिर्फ आपका इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। आई होप आपको समझ में हो गया होगा आपका आजकल क्लास। अगर इसकी नोट्स बना लेना, सेल्फ नोट्स बनाना, आपको मेरी बातों में से भी कुछ अगर नोट्स इम्पोर्टेंट लगे तो वो भी आप लिख सकते हो। तो कैसा लगा आपका आज का लेक्चर? हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।